नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर और जीएलसी आईएएस टॉप 50 में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों एक कमिटमेंट किया गया था आप लोगों के समक्ष कि 23 जून से हम मेंस की क्लासेस प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका मोड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होगा। और ये जो वीडियो आपको प्राप्त होगा यह केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा जो ऑनलाइन मोड में कोई भी पेड ग्रुप अगर खरीदना चाहेंगे तो उसी पेड ग्रुप के माध्यम से आपको ये ऑनलाइन वाली क्लासेस प्राप्त होगी। और जो हमने कमिटमेंट किया था, ये जीएलसी आईएएस संस्थान के द्वारा जो कमिटमेंट किया गया था कि 23 जून से आपके मेंस की क्लासेस प्रारंभ होने जा रही होगी और आज यह शुभारंभ होने जा रहा है। और मुख्य परीक्षा की एक भावी रणनीति के साथ आप सभी के समक्ष हम भूगोल के साथ आपके लिए मौजूद होंगे। भूगोल की जो यूनिटें आपके समक्ष मौजूद होती हैं, जहां जहां पर भी बिखराव है भूगोल के विषयों का, उस बिखराव को आज हम समझेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश का भूगोल हो या भारत का भूगोल हो या विश्व का भूगोल हो, तो यह भूगोल तो एक सेपरेट तरह से हो सकता है कि हमारा पहले पेपर में हमें नजर आता है मोटे मोटे तौर पर, लेकिन क्या भूगोल का वितरण अन्य पेपर में भी दिखाई देता है, तो उन पेपर की भी हम चर्चा करेंगे। साथ में भूगोल का संबंध क्या विज्ञान से है, तो विज्ञान से संबंधित है तो भूगोल और विज्ञान से जुड़ी हुई कौन सी यूनिट है जिसका संबंध भूगोल से दिखाई देता है, तो उन यूनिटों को भी आज हम समझेंगे और एक टॉपिक को हम आज की क्लास में प्रारंभ करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पूर्व आपको एक जानकारी दे देना चाहते हैं, फिर स्लाइड के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि जीएलसी आईएएस इंदौर के द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा, अब आगामी मुख्य परीक्षा की जो रणनीति होगी, उसी रणनीति को बनाए रखते हुए या उसी रणनीति पर काम करते हुए यह संस्थान आपके लिए एक मेंस की ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच लेकर आया है। और ऑनलाइन बैच के माध्यम से आज शुभारंभ करने जा रहे भूगोल विषय के साथ, जो कि आपका पहला प्रश्न पत्र मोटे मोटे तौर पर दिखाई देता है। तो ये आपका 23 जून से, और इसके लिए एडमिशन जो ओपन है आपका 23 जून से ओपन है और आप इससे 5 जुलाई तक आप एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर सबसे मेन बात यह होती है, जो अन्य संस्थान से यहां पर आपको विभिन्नता देखने को मिलती है, उसका एक वजह यह है कि यहां पर प्रत्येक विद्यार्थियों पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक बैच में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है आप देख पा रहे होंगे, अधिकतम 50 विद्यार्थियों की संख्या होती है। 50 अभ्यर्थी ही एक बैच में शामिल हो सकते हैं। उससे अधिक संख्या होने पर उसका एक अलग बैच बना दिया जाता है, क्योंकि हर टीचर यह चाहता है कि हर स्टूडेंट से उनका इंटरेक्शन हो। तो इसी वजह से यह इस बात को ध्यान में रखते हुए बैच की संख्या में विद्यार्थियों की संख्या को सीमित रखकर उन सभी पर ध्यान दिया जा सके, इसलिए मिनिमम सीट्स यहां पर 50 रखी गई है एक बैच के लिए। तो दोस्तों यदि आप इच्छुक हैं तो 23 जून से एडमिशंस वगैरह प्रारंभ है, ठीक है। आप 23 जून को क्लास अटेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन में करना चाहें तो 9 बजे से क्लासेस प्रारंभ हो जाएगी और ऑनलाइन माध्यम से लेना चाहें तो आपको वह भी चीजें आज से प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों तो यह थी आपके लिए एक उद्घोषणा। अब हम आते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट पर, और मेन सब्जेक्ट में आने से पहले दोस्तों मैं आपके सामने एक अच्छा सा कोटेशन पेश करना चाहूंगा, ताकि वह के मुख्य परीक्षा की एक रणनीति के साथ आपके लिए वो बहुत कारगर साबित हो। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखना आप, जैसे कि अभी प्रारंभिक परीक्षा का चरण पूर्ण हुआ है, जो कि 19 जून 2022 को संपादित हुई थी। उस परीक्षा में कई विद्यार्थी ऐसे रहे हैं जिनको मार्क्स कम आ रहे हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे जिनको मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहूंगा, जिनके मार्क्स अगर कम आ रहे हैं, जिसके भी मार्क्स अगर कम आ रहे हैं, उसका एक ही कारण है जो मैं जान पाता हूं। उसका एक ही कारण होता है कि आपकी अभी मुख्य परीक्षा की तैयारी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। क्या कहा मैंने? मुख्य परीक्षा की जब आपकी तैयारी पूरी हो जाती है, उसके उपरांत आपको मात्र 2 से 1 माह ही देना पड़ता है प्री के लिए। और यदि आप पूरी तरह से मेंस को पढ़ चुके होते हैं तो तब आपको सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ती है, जिसके लिए मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 1 से 1.5 माह आपके लिए काफी माना जाता है। लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा आप 2 माह भी रख सकते हैं। तो यह नहीं है कि आपका प्रीलिम्स अगर रुक चुका है या रुकने वाला है या फिर मार्क्स कम है तो आप फिर से प्री की तैयारी में लग जाए, तो यह गलती मत करिएगा। आपको मुख्य परीक्षा का सिलेबस देखकर ही उसी के रणनीति के अनुसार आपको आगे बढ़ना होगा, तभी आपकी प्री की परीक्षा में सफलता नजर आएगी और उसका प्रभाव आपका मेंस परीक्षा में भी दिखेगा। उसकी अच्छी से रणनीति के साथ आप तैयारी कर पाएंगे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, कम मार्क्स को लेकर चिंतित नहीं होना है, अच्छे मार्क्स को लेकर ज्यादा उत्साहित भी नहीं होना है। तो आपको एक बेसिक संतुलन बनाकर मुख्य परीक्षा की ओर सभी को लगना है, चाहे जिनके मार्क्स कम हो या अधिक हो। क्लियर दोस्तों? तो आज की क्लास की शुरुआत करने के लिए मैं आपके सामने एक अच्छा सा कोटेशन पेश करना चाहूंगा, और वो कोटेशन कैसा होगा? नशा
नशा किसका करो आप? नशा मेहनत का करो। नशा मेहनत का करो तो बीमारी कैसी लगेगी आपको? सफलता की बीमारी लगेगी दोस्तों। तो नशा किसका करेंगे? नशा मेहनत का कीजिए ताकि आपको बीमारी लगे तो वो सफलता की बीमारी लगे। तो इसी कोटेशन के साथ दोस्तों आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे। और आज की क्लास का जो हमारा मोटो रहेगा या फिर आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वह टॉपिक है आपका, यदि आप प्रथम प्रश्न पत्र देखेंगे, अभी मैं सिलेबस आपके सामने पेश करूंगा, तो प्रथम प्रश्न पत्र का जो भाग बी होता है, या खंड बी होता है, खंड बी में भूगोल विषय को शामिल किया गया है। ठीक है, उसी भूगोल विषय का पहला बिंदु और दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु में पहली यूनिट को डिवाइड किया गया है। जो आप यहां पर देख पा रहे हैं प्रमुख भौगोलिक घटनाएं, यह आपका यूनिट नंबर 1 का बिंदु नंबर 2। दूसरा बिंदु मिलेगा आपको प्रमुख भौगोलिक घटनाएं, जहां पर भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया, इसी को ज्वालामुखीयता कहा जाता है। हम समझेंगे दोनों में अंतर क्या होता है जब ज्वालामुखी का टॉपिक पढ़ेंगे। और साथ में चक्रवात को दूसरे बिंदु के तौर पर प्रमुख भौगोलिक घटना के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। इसे हम खंड बी के पेपर में शामिल करते हैं और उसी खंड बी की पहली यूनिट जो होती है, उसी पहली यूनिट का दूसरे नंबर का बिंदु आपका इस टॉपिक से संबंधित होगा। आज की क्लास का यह हमारा पहला पार्ट होगा जहां पर हम भूगोल की विभिन्न बातों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस किस प्रकार का है, भूगोल कहां-कहां पर फैला हुआ है। देखिएगा, प्रथम प्रश्न पत्र खंड ब है, हम चर्चा कर चुके, जिसे भूगोल नाम दिया गया है। और पहली यूनिट आप देखेंगे जिसे कहा जाता है विश्व का भूगोल, प्रमुख भौगोलिक लक्षण, प्रमुख भौगोलिक घटनाएं और जलवायु, विश्व की जलवायु, ये वाली बातें हैं। सभी को हम जब क्लास जिस टॉपिक की शुरू करेंगे तो वहां पे आपको सिलेबस अच्छे से बताया जाएगा। जैसे कि आज जिस टॉपिक को हम शुरू करेंगे तो उसके बारे में आपको पूरा सा समझाया जाएगा, किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और किस किस प्रकार के प्रश्न बने हुए हैं, आ चुके हैं, आने वाले हैं संभावित प्रश्न। तो सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे, अभ्यास के प्रश्नों की भी चर्चा की जाएगी। आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, आपको उसको सॉल्व करना है और अगली क्लास में उन्हीं प्रश्नों के आपको एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी, उनको उत्तर किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो उस पर आप फिर अपने उत्तर को संशोधित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यूनिट नंबर 1 है आपका विश्व का भूगोल से संबंधित है। यूनिट नंबर 2 देखेंगे, ये भारत के भूगोल से संबंधित है। ये तो छोटा सा है, लेकिन भारत का भूगोल छोटा नहीं दिखेगा आपको, आगे आप देखेंगे ये भारत के भूगोल में ये बिंदु शामिल है, आप देखेंगे। तो भारत का भूगोल हम काफी अच्छे से वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम इस एक एक बिंदु को खत्म कर देंगे, हमारा सिलेबस हो जाएगा। बिटवीन द टॉपिक, बिटवीन द लाइन भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको मैं बतलाऊंगा क्लास के दौरान। प्राकृतिक संसाधन, उसके उपयोग जल, वन, मृदा, शैल, खनिज है। और जनसंख्या में आपको वितरण पढ़ना है, वृद्धि पढ़ना है, ये सभी उसके घटक होते हैं, तो घटक की चर्चा करना है। नगरीय जनसंख्या के बारे में इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा ही गया था, तो सभी की चर्चा करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, यूनिट नंबर 3 देखेंगे जो कि मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित है। सबसे अच्छा तो यूनिट माना जाता है यह मध्य प्रदेश का भूगोल। और एक क्वेश्चन इसका फेमस है मालवा के पठार का। एक क्वेश्चन हमेशा तो 3 मार्कर में दिखेगा या 5 मार्कर में या 11 मार्कर में, कहीं ना कहीं ये प्रश्न नजर आ ही जाता है। सभी की चर्चा करेंगे। और चौथी यूनिट जो है, जिसे आप भूगोल के अंतर्गत तो शामिल नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको भूगोल के अंतर्गत जल और आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक भी आपको पढ़वाऊंगा। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 जो आपका यहाँ पे पेयजल की आपूर्ति कैसी होगी है, उसकी शुद्धता का कारण, अशुद्धता का कारण क्या है, गुणवत्ता का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, जल प्रबंधन के कौन कौन से उपाय है, साथ ही हम भूजल और जल संग्रहण के बारे में चर्चा करेंगे। प्राकृतिक और मानवीय जनित आपदा कौन कौन सी होती है, सभी की चर्चा हम करेंगे। इसका मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक भी आपका इसी यूनिट के अंतर्गत आ जाता है। सामुदायिक योजना देखेंगे, सामुदायिक योजना में आप मानचित्रण देखेंगे, राहत पुनर्वास देखेंगे, निरोधक और प्रशासनिक उपाय देखना होगा, सुरक्षित निर्माण कैसे होगा, वैकल्पिक संचार और जीवन रक्षा हेतु दक्षता, ये यूनिट नंबर 4 में आपका शामिल है। अंतिम यूनिट जो है आपका भूगोल के अंतर्गत, वो है विज्ञान से संबंधित या टेक्नोलॉजी से संबंधित, प्रौद्योगिकी से संबंधित है, जो भी प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ भूगोल का विषय है। जैसे कि देखिएगा, भौगोलिक सुदूर संवेदन, इसमें भी आपका ये भूगोल के टॉपिक से ही ये संदर्भित होता है, इसलिए इस यूनिट को भूगोल के पार्ट नंबर बी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये तो हो जाती है आपकी प्रथम प्रश्न पत्र के खंड ब के अंतर्गत 5 यूनिट जो कि भूगोल से संबंधित है। तो वहीं आप बात करेंगे, एक यूनिट ऐसी है आपकी, यूनिट नंबर 10 पेपर नंबर 3, यूनिट नंबर 10 पेपर नंबर 3, और पेपर नंबर 3 का जो नाम मिलेगा आपको विज्ञान और तकनीकी। और इसी विज्ञान और तकनीकी में एक विषय मिलेगा, उस विषय का यहां पे नाम तो मेंशन नहीं है, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इसका नाम है आपका भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र। तो भूगर्भ शास्त्र ही टॉपिक के अंतर्गत ये सारे बिंदु शामिल होते हैं। इसका मतलब विज्ञान के वह विषय
या विज्ञान की वह अवधारणा जो पृथ्वी से संबंधित हो, उन्हीं सभी विषयों को भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भूगोल की इसे एक शाखा माना जाता है। तो भूगर्भ शास्त्र के ये सभी टॉपिक है आपके, जिसे आप भूविज्ञान भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? भूविज्ञान भी इसे कहा जाता है, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है जियोलॉजी। तो जियोलॉजी वाला टॉपिक आपका भूगोल से संबंधित है, जिसको हम पेपर 3 में विज्ञान और तकनीकी के अंतर्गत पढ़ते हैं, और इसी का भी मैं अध्यापन आपको भूगोल के साथ में करवाऊंगा, जहां पर आप देखेंगे विभिन्न चीजें। और हमारी क्लास की जो शुरुआत होगी वो तो हम यूनिट वाइज करेंगे, क्योंकि यहां पर एक खाका अगर तैयार कर लिया हमने कि पूरा विश्व भूगोल पढ़िए, फिर भौतिक भूगोल पढ़िए, फिर भारत का भूगोल, तब वैसे वर्गीकरण थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाएगा। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे पहले, फिर बिटवीन द लाइन कुछ टॉपिक अगर रह जाते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस में उसको भी उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन पहले फोकस किस पर किया जाना चाहिए? सिलेबस पर। सिलेबस का प्रत्येक बिंदु की आपके पास में डेफिनेशन के तौर पर होना चाहिए, उसकी चर्चा आप यहां पे देखेंगे क्लास के दौरान। तो यह था दोस्तों आपका सिलेबस का नजरिया, ठीक है। तो सिलेबस में हमने देखा पूरी तरह से। अब हम चलेंगे अपने टॉपिक की ओर, और टॉपिक जो है दोस्तों, मैंने पहली स्लाइड में आपको बतला दिया था कि पहला जब स्लाइड देखेंगे आप, तो पहले स्लाइड में यहां पर लिखा हुआ है कि प्रमुख भौगोलिक घटनाएं, जहां पर भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं और चक्रवात को शामिल किया गया है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे किसको? आपके भूकंप वाले टॉपिक को। क्लियर है? तो भूकंप वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो यहां पर हम कुछ बातों को जानेंगे कि आखिर ये भूकंप है तो इससे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका पहले अध्ययन कर लेते हैं। अध्ययन के उपरांत आपको बतलाऊंगा कि किस किस प्रकार के इस टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं। वैसे मेरे अध्यापन के दौरान ही आप ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न यहां से बनने की उम्मीद नजर आती है, ठीक है। तो देखिएगा, भूकंप सबसे पहले ही हमारे माइंड में यह प्रश्न कौनता है कि आखिर भूकंप को अगर आ जाए 3 मार्कर में तो उसे कैसे परिभाषित करें। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी भूगर्भ शास्त्र या वैज्ञानिकों का यूज करते हुए किसी डेफिनेशन को लिखते हैं तो उसमें आपको और की बनिस्पत, दूसरे विद्यार्थियों की बनिस्पत आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन यदि आपको नाम नहीं आ रहा है तो सीधा साफ परिभाषा लिखकर आगे बढ़ सकते हैं, वहां पर फिर आपको ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, भूकंप, जो कि आप सभी सोचकर चलते हैं कि भूकंप की एक साधारण परिभाषा ही बता दिया जाए, तो साधारण परिभाषा जो होती है वो पहले बिंदु में लिखा हुआ है आपका कि साधारण अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का कांपना या पृथ्वी का हिलना, अर्थात अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी की सतह पर तीव्र गति के होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भूकंप। अगर दोनों शब्दों को अलग कर दिया जाए, भू मतलब आपका पृथ्वी, कंप मतलब उसका कांपना। और ये भूकंप क्यों कांपती है पृथ्वी? तो पृथ्वी के कांपने का कारण है अंतर्जात बल। तो अंतर्जात बल के कारण भूमि का कांपना या पृथ्वी के कंपन को ही भूकंप के तौर पर परिभाषित किया जाता है। फिर देखिएगा, होम्स ने इसे कैसे परिभाषित किया, यही मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं कि यदि किसी वैज्ञानिक का नाम आ जाए, होम्स का यहां पे लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, तो होम्स के द्वारा इसे किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है वो देखिएगा। यहां पर इन्होंने कहा कि यदि किसी कोई तालाब है जो शांत जल है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा तालाब है, उसका पानी थोड़ा स्थिर है, यदि आप उसमें पत्थर डालते हैं, पत्थर डालने के बाद उसके चारों ओर तरंग के रूप में एक संरचना निर्मित होती है, और वो संरचना आपको जिस रूप में दिखाई देती है वो तरंग रूपी संरचना है। उसी तरंग रूपी संरचना की उत्पत्ति एक जिस कंपन के कारण होती है, उसी कंपन को कहा जाता है भूकंप। और यह कौन स्पष्ट कर रहे हैं? अपने होम्स स्पष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे भी आप परिभाषित कर सकते हैं कि होम्स के अनुसार यदि किसी शांत जल में पत्थर को फेंका जाता है तो उसके दौरान उस जल की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगों की समान ही जो कंपन उत्पन्न होता है उसी को भूकंप कहा जाता है। तो देखिएगा, किसी तालाब में शांत जल में एक पत्थर फेंका जाए, जल की ऊपरी सतह पर सभी दिशाओं में तरंग फैल जाती है। इस प्रकार से जब चट्टानों में कोई आकस्मिक हलचल होती है तो उसमें कंपन पैदा होता है, उसी को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। यह होम्स के द्वारा ऐसे परिभाषित किया गया है। हम सभी देखेंगे आगे, देखिएगा, आप डायग्राम भी दिखाएंगे। इस प्रकार मैक्सवेल ने भी इसे परिभाषित करने का कोशिश किया है। और मैक्सवेल ने कैसे परिभाषित किया है कि भूकंप है यह धरातल के ऊपरी भाग वह कंपन विधि है, ठीक है, कंपनी नहीं है, कंपन विधि है जो धरातल के ऊपरी अथवा निचली चट्टानों में जो लचीलापन व गुरुत्वाकर्षण के कारण समस्थिति की न्यून अवस्था में से आरंभ होता है। यह समस्थिति क्या है? यह नया शब्द है आपके लिए। समस्थिति का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि कोई पर्वत की उत्पत्ति होती है तो कोई चट्टान जरूर पिघलती है। चट्टान के पिघलने से मैग्मा बनता है। वही मैग्मा जब लावा के रूप में बाहर आ जाता है तो वह पर्वत का रूप धारण कर लेता है शीतलन की प्रक्रिया के द्वारा। तो यह क्या हो रहा है? संतुलन की स्थिति निर्मित करना है। नीचे चट्टान का विघटन हो रहा है तो ऊपर आपका पर्वत का निर्माण हो रहा है। तो यह पृथ्वी के धरातल पर या पूरे संपूर्ण धरातल पर संतुलन की स्थिति को निर्मित करता है, और संतुलन की स्थिति के कारण ही कंपन उत्पन्न होते हैं। सीधा सा बात है। अगर इतनी रामायण आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैक्सवेल के बारे में ऐसा बताइएगा
रखिएगा कि मैक्सवेल ने ऐसा कहा है कि संतुलन की स्थिति में, क्या कहा, संतुलन की स्थिति में जब पृथ्वी के भूगर्भ में चट्टानों के मध्य हलचल होती है जिसके कारण पर्वत रूपी संरचना का निर्माण हो जाता है, तो उन चट्टानों के मध्य होने वाली हलचल के कारण उत्पन्न कंपन को भूकंप कहा जाता है। क्लियर हुआ? एक बार फिर से सुनिएगा कि समस्थिति के कारण, क्या कहा, समस्थिति के कारण महाद्वीपीय सतह पर चट्टानों के मध्य हलचल से होने वाले जो कंपन होते हैं उन्हीं कंपन को भूकंप कहते हैं। और समस्थिति के कारण वो चट्टानें जब पिघलती हैं तो पर्वत का रूप धारण कर लेती है, संतुलन की स्थिति निर्मित या समस्थिति की निर्मित हो जाती हैं। ठीक है, तो यह बातें थी आपकी किसकी, भूकंप के बारे में। अब भूकंप के बारे में अन्य बातें यहां तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ भूकंप की परिभाषा है, तो आपको 3 तरह से मैंने परिभाषित करके बतला दिया है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। अब देखिएगा, भूकंप के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी। एक अच्छा प्रश्न बन सकता है आपका 3 मार्कर के लिए कि सिस्मोलॉजी क्या है। सिंपल लिखेंगे वो, सिस्मोलॉजी क्या है ये भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक शब्द आ जाएगा आपका 3 मार्कर में, सिस्मोलॉजी। ठीक है, ये सिस्मोलॉजी लिखा, फिर आप सोचेंगे कि ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने के लिए। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर अगर स्पष्ट नहीं लिखा हो तो मैं आपको बतलाऊंगा कि भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। ये बात भी अगर लिख देंगे तो आपको 3 मार्कर तो मिल ही जाएगा। भूकंप के कारण जब धरातल पर कंपन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, शॉक कहा जाता है या प्रघात कहा जाता है। ये तो क्लियर है। अब मैं आपको सिस्मोलॉजी के बारे में एक बात और एक्स्ट्रा यहां पर देना चाहूंगा। सिस्मोलॉजी जो होता है, एक होता है आपका रिएक्टर स्केल, मर्करी स्केल और सिस्मोलॉजी। आगे आप मर्करी स्केल और रिएक्टर स्केल के बारे में जानेंगे। और मैंने आप यहां पर जेएलसी के जो ऑफलाइन बैच होता है वहां पर मैंने आपको बतलाया था एक बार मेंस के पहले ही कि मर्करी स्केल और आपका एक रिएक्टर स्केल होता है, इन दोनों में मैंने आपको क्लास में अंतर लिखवाया था, घर में लिखने को लाने को कहा था, और वही क्वेश्चन आपका मुख्य परीक्षा में नजर आया था 2020 की मुख्य परीक्षा में। तो मैं आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे भावी क्वेश्चन अगर बतलाऊंगा तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने बतला दिया, इसका मतलब उसके आने की संभावना काफी ज्यादा है। तो थोड़ा सा आपको गौर फरमाना है, अब मेरी बातों पर भी ध्यान देना है, सुनी हुई बातों से भी कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सिस्मोलॉजी से अगर आप दूसरों से भिन्न करना चाहिए तो सब लिख देंगे आपका कि भूकंप के अध्ययन के वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यदि आप हटकर काम करेंगे और कहेंगे कि पृथ्वी की सतह पर जो भी तरंगें उत्पन्न होती है तो विभिन्न प्रकार की तरंगों के बारे में बतलाने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। मैंने क्या कहा, विभिन्न प्रकार की तरंग। विभिन्न प्रकार की तरंग कौन कौन सी आपकी, एस तरंग, पी तरंग और एल तरंग, ये प्राथमिक, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव। तो ये तीनों प्रकार की कौन सी तरंग की उत्पत्ति हुई है, ये कौन सा विज्ञान बतलाएगा, ये सिस्मोलॉजी आपका बतलाएगा। तो भूकंप के अध्ययन के बारे में बताता है तो विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी तरंगें उत्पन्न हुई है, उन तरंगों के बारे में जो हमें ज्ञान की अनुभूति करवाता है वो होता है आपका विज्ञान सिस्मोलॉजी। क्लियर हुआ? तो ये बात थोड़ा सा आप सबसे हट कर सकते हैं, बाकी ये साधारण बात अगर ध्यान रहे तो वो बात भी आप मेंशन कर सकते हैं। देखिएगा, अब मैं आपको अगला जो डायग्राम इसमें है वो अगला डायग्राम स्पष्ट करूंगा दूसरे बिंदु को कि भूकंप के मूल उद्गम स्थल को। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, यदि आप देखें, देखिएगा, जैसे कि आपका पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह पर यहां पर प्लेटों के मध्य हलचल हुई है, यहीं पर आपके भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति हुई है। तो इस जहां पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है, भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति, तो जहां से भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है दोस्तों उसी को कहा जाता है अभिकेंद्र। क्लियर है? इसी को एक और कहा जाता है फोकस। ठीक है, इसी का एक और नाम मिलेगा आपको हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर, ठीक है, या तो हाइपोसेंटर कहिए या अभिकेंद्र कहिए, एक और नाम मिलता है, इसी को कहा जाता है अवकेंद्र। अवकेंद्र का इंग्लिश मीनिंग होता है हाइपोसेंटर। तो हाइपोसेंटर कहिए या अवकेंद्र कहिए, अभिकेंद्र कहिए या फोकस कहिए। फोकस का मतलब अभिकेंद्र, अवकेंद्र का मतलब हाइपोसेंटर। तो जहां पर पृथ्वी की धरातल के अंदर जिस क्षेत्र में चट्टानों में हलचल के कारण भूकंपी तरंगों की सबसे पहले जहां पर उत्पत्ति होती है उस उत्पत्ति स्थल को कहा जाता है हाइपोसेंटर या फोकस। क्लियर है? और जब यही तरंगे पृथ्वी के धरातल पर आ जाती हैं, यही तरंगे जब पृथ्वी के धरातल पर आ जाती हैं
तो जिस बिंदु पर सबसे पहले ये तरंगे पहुंचती है पृथ्वी के धरातल पर, उसी बिंदु को कहा जाता है एपिसेंटर, या इसी को कहा जाता है अधिकेंद्र। ध्यान रखना दोस्तों, शब्दावली को लेकर काफी अंतर आ जाता है। तो एपिसेंटर या अधिकेंद्र, अधिकेंद्र पृथ्वी के धरातल पर होता है, जबकि आपका फोकस पृथ्वी के धरातल के अंदर होता है। तो दोनों बातों का आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपका कि भूकंप के मूल उद्गम स्थल को उद्गम केंद्र या भूकंप मूल या फोकस कहा जाता है, और धरातल के जिस बिंदु पर सर्वप्रथम भूकंपी तरंग का अनुभव होता है उसी को अधिकेंद्र कहा जाता है। अच्छे से मैंने मैप में आपको बतला दिया है, आप यहां पर देख सकते हैं, उसी को एपिसेंटर कहा जाता है। अब एक और ध्यान रखिएगा, एक शब्द है आपका आइसोसिस्मिक। क्या होता है? कभी ऐसा पूछ लिया जाए सिर्फ आइसोसिस्मिक क्या होता है, तो आपको बतलाना है कि समान भूकंपी तीव्रता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा आइसोसिस्मिक रेखा कहलाती है। मतलब कि जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, ये आपका धरातल है, धरातल पर यहां पर आपका कोई अलग स्थान है, यहां पर कोई दूसरा स्थान है, यहां पर कोई तीसरा स्थान है। मैंने कहा सभी जगह पर 7 हर्ट्ज तीव्रता का भूकंप आ रहा है, ठीक है, 7 हर्ट्ज की तीव्रता का भूकंप आ रहा है। अब इन 7 हर्ट्ज समान भूकंपी तीव्रता है, तो इन सभी समान भूकंपी तीव्रता के बिंदु को मिलाकर जो रेखा बनती है उसी रेखा को कहा जाता है दोस्तों आइसोसिस्मिक रेखा या आइसोसिस्मिक लाइन या समभूकंपी रेखा। समान भूकंपी तीव्रता को मिलाने वाली रेखा आपकी आइसोसिस्मिक लाइन कहलाती है। फिर आगे देखिएगा, एक समय पर पहुंचने वाली तरंगों को मिलाने वाली रेखा। मैंने कहा कि जैसे कि आपका यह धरातल है, यहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई है, यहां पर भी एक समान में पहुंचा, यहां भी समान समय में, तो इन बिंदुओं को मिलाने पर समान समय में या एक ही समय में पहुंचने वाली तरंगों को मिलाने वाली रेखा आपकी होमोसिस्मिक लाइन कहलाती है, या इसी को कहा जाता है समभूकंपी रेखा। यह हो जाती सहभूकंपी रेखा या समभूकंपी रेखा। सम और सह दोनों में अंतर करके रखिएगा, तो होमो या फिर इंग्लिश वर्जन ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वाला वर्जन देख लीजिएगा, आसान हो जाएगा। तो ये बातें थी दोस्तों कुछ भूकंप के बारे में। अब आगे हम चलते हैं कुछ अन्य बातों के बारे में। एक मैप आपको जरूर दिखलाऊंगा मैं कि कहां पर आपका एपिसेंटर होता है, कहां पर आपका फोकस होता है। तो ये आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये आपका धरातल है। अगर यहां पर देखें दोस्तों, जैसे कि ये लाइन है यहां पर एक, ये आपको नजर आ रही होगी, ये वाली रेखा, इसको कहा जाता है सीमांत। क्या कहा जाता है? प्लेट सीमांत। प्लेट सीमांत देखिएगा, ये रेखा हो जाएगी आपकी, यहां पर जो रेखा है ये, इसको कहा जाता है प्लेट सीमांत। ध्यान रखना, अधिकांश भूकंप की उत्पत्ति प्लेट सीमांत पर ही होती है, और उसी प्लेट सीमांत के मध्य आपका बनता है एपिसेंटर, और जबकि पृथ्वी के अंदर बनता है आपका फोकस, जिसे कहेंगे हम अवकेंद्र, या फिर इसी का हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको बता दी। मैप में आप देख सकते हैं कि कहां पर कैसी प्रोसेस होती है, तब जाकर इनको क्या क्या कहा जाता है। ये फोल्ट मतलब क्या है? भ्रंश। भ्रंश मतलब करार, कगार, कगार बनती है, मतलब यहां पे भ्रंश। सीमांत है तो सीमा का अंत, ये प्लेट इससे टकरा रही है या दूर जा रही होगी, कुछ भी भ्रंशन की क्रिया हो रही है, तो वो आप कह सकते हैं इसको फोल्ट वाला स्थान है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिएगा, एक साधारण सा क्वेश्चन बन सकता है सिंपल, कि भूकंप के प्रकार के बारे में बतलाइए। 11 नंबर का प्रश्न बन सकता है, लेकिन अब इसके प्रकार कैसे हो सकते हैं कि भूकंप के, सॉरी यहां पे कारण की चर्चा की गई, प्रकार के आगे चर्चा करेंगे। तो भूकंप के क्या कारण हो सकते हैं, यह आपका 11 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है और 5 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है, या फिर आपसे 3 मार्कर क्वेश्चन इस रूप में पूछा जा सकता है कि भूकंप के आने के प्राकृतिक कारण के कोई 3 नाम लिखिए। सिर्फ नाम लिखने का अगर बोले तो यही क्वेश्चन आपका 3 मार्कर भी बन सकता है। आपको ऐसा नहीं सोचना है, तैयार करिएगा 11 मार्कर का क्वेश्चन, फिर आप 5 नंबर का क्वेश्चन उसको सेट करिएगा और उसी की हेडिंग बन जाएगा आपका 3 मार्कर क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, जितनी जानकारी आपको, सारी जानकारी 3 मार्कर में लिखेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे तो आप उससे फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएगा मतलब आप अच्छे से बेहतर उसमें परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जितना पूछा उतना ही उत्तर देना है, खुद का दिमाग लगाया, आप उलझन में पड़ जाएंगे, अदर प्रश्नों को आप समय नहीं दे पाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, भूकंप के कारण की चर्चा करते हैं। ये ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी का सिकुड़ना, पृथ्वी के सिकुड़ने के बाद, ये हेडिंग बतला रहा हूं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। वलन और भ्रंश लिखा हुआ है, ये भ्रंश नहीं है, ठीक है, ये क्या है आपका? भ्रंश है आपका, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा यहां पे? भ्रंश, ठीक है। तो भ्रंश, वलन, वलन की प्रक्रिया आप समझे क्या होता है, भ्रंश क्या होता है, इसकी क्रिया को जानेंगे। भू संतुलन क्या होता है,
भू संतुलन भी भूकंप को प्रभावित करता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ये भी किस प्रकार से भूकंप की उत्पत्ति का कारण बनता है, और ज्वालामुखी उद्गार की भांति भूकंप के भी मुख्यतः कौन कौन से कारण हो सकते हैं, किस प्रकार से होता है, वो प्रक्रिया जानेंगे। और फिर हम देखेंगे दोस्तों एक और अगला हेडिंग जो बन जाएगा आपका फिर भूकंप के प्रकार। अब एक एक करके हम जान लेते हैं कि आखिर ये भूकंप आता कैसे है। ध्यान रखना दोस्तों, क्या भूकंप का कारण यहां पर लिखा नहीं हो, अगर मैं कहूं आपसे कि भूकंप के कारण को अगर वर्गीकृत करें, देखता दोस्तों आप मेंस में कैसे आपका फॉर्मेट रखेंगे उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। यदि आपसे भूकंप के कारण पूछा जाए तो सबसे पहले इसका एक चार्ट बनाइएगा, और चार्ट किस प्रकार से, ऐसे भूकंप कारण सेंटर में लिखे तो सेंटर में, या फिर ऐसे आपको उसको ड्रॉ कर सकते हैं। क्या दो तरीका होता है मेंस में लिखने का, बीच में लिखिएगा कारण, और कारण जैसे लिखा तो 3 एरो बना दीजिएगा। अगर 3 कारण है, 2 कारण है तो 2 एरो, और अधिक कारण है तो ऐसे करके बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, कारण लिखिए और कारण लिखकर आप ऐसे करके उसको बतला दीजिए। अलग अलग तरीका हो सकता है, तो जैसा आपको अच्छा लगे आप ऐसे रखते हैं, ऐसे बना सकते हैं बेंजीन जैसी संरचना, और ऐसे उनके कारण की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग रूप है जिसमें हम ऐसे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे आ जाए तो पहले तो आपको इसके प्रकार के क्या भूकंप के कारण क्या हो सकते हैं, तो हम कहेंगे एक तो प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, और दूसरा मानव जनित कारक। ठीक है, एक तो प्राकृतिक और मानव जनित। प्राकृतिक कारक में जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट अगर हो रहा है तो ये प्राकृतिक घटना है। तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे कि आपका धरातल है और ज्वालामुखी विस्फोट कहां पर होता है, प्लेट सीमांत पर, जहां पर 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब भी अगर आप कहें कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रही है, इस संचलन को कहा जाता है अपसारी संचलन, और जब एक प्लेट दूसरे प्लेट की ओर आती है तो इस प्रकार के संचलन को कहा जाता है अभिसारी संचलन। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब महासागरीय प्लेटों के मध्य, क्या कहा मैंने, महासागरीय प्लेटों के मध्य अपसारी संचलन होता है तो मैग्मा को निकलने में आसानी हो जाती है। तो ज्वालामुखी की प्रक्रिया से पूर्व एक कंपन उत्पन्न होते हैं, उस कंपन के कारण भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। इसी को हम कहेंगे कि ज्वालामुखी विस्फोट, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट किससे होगा, जिस मैग्मा में सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, तो जिस मैग्मा में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है उसमें ज्वालामुखी विस्फोट के पूर्व एक कंपन उत्पन्न होते हैं, उसके कारण आपके भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। अब देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में हलचल होती है जिसे भूकंप कहते हैं, वहीं बार बार आने का प्रयास करता है, परंतु ऊपर की शेलों के मजबूत होने के कारण अवरोध उत्पन्न होता है जिसे लावा का उद्गार नहीं हो पाता है। फलस्वरूप ऊपर की सतह में कंपन उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से ज्वालामुखी क्षेत्रों में कई बार बिना ज्वालामुखी आए ही भूकंप आ जाता है। तो एक लाइन में बोलता हूं दोस्तों, आप समझ पाएंगे कि ज्वालामुखी से प्रभावित सभी क्षेत्रों में भूकंप की उत्पत्ति होती है, लेकिन सभी भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ज्वालामुखी आए यह आवश्यक नहीं है। समझ पा रहे हैं, मैंने कहा कि सभी भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ज्वालामुखी आना आवश्यक नहीं है, लेकिन जहां पर भी ज्वालामुखी आएंगे वहां पर भूकंप की उत्पत्ति होना स्वाभाविक होता है, क्योंकि भूकंप की उत्पत्ति से पहले मैग्मा जब लावा के रूप में ऊपर आता है तो प्लेटों को तोड़ते हुए ऊपर आता है, तो प्लेटों के मध्य कंपन उत्पन्न होता है। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्रों में आपके भूकंप की उत्पत्ति होती है, लेकिन प्रत्येक भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक नहीं है कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो सकती है। तो यह बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का सिकुड़ना, सिकुड़ना का मतलब क्या होता है, जब पृथ्वी में संकुचन होता है तो संकुचन की स्थिति में भी कंपन उत्पन्न हो सकते हैं। तो वैसी स्थिति में कहा जाता है कि पृथ्वी अपने उत्पत्ति काल से लेकर अब तक निरंतर क्या होती जा रही है, ठंडी होती जा रही है। ठंडी होने के कारण उसकी आयतन में कमी हो रही है। आयतन में कमी का मतलब हो रहा है कि पृथ्वी का सिकुड़ना, तो सिकुड़ने के कारण जो कंपन उत्पन्न होते हैं शेलों के मध्य, तो उसके कारण आपका भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। आगे देखिएगा, वलन और भ्रंश की क्रिया। भ्रंश क्या होता है ये देखिएगा। भ्रंश का मतलब होता है कि जैसे कि संपीड़न बल हो या फिर तनावमूलक बल, दोनों बल के कारण भ्रंशन की क्रिया होती है। लेकिन अगर एक ही शब्द अगर कहना है तो तनाव मूलक बल के कारण सबसे पहले भ्रंश की क्रिया होती है, लेकिन संपीड़न के कारण भी होती है। मैंने ये नहीं कहा कि केवल तनाव मूलक बल के कारण भ्रंशन की क्रिया होती है। भ्रंशन का कारण अगर साधारण भाषा में समझे तो टूटना,
भ्रंश का मतलब क्या हो जाएगा? टूटना। जब दो प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और जुड़ी होने के बाद जैसे ही एक दूसरे से या तो दूर जाती है तो इनमें दोनों के मध्य एक दरार पड़ जाती है, वो टूटन की प्रक्रिया के कारण होती है, जिसके कारण एक खाईनुमा संरचना बन जाती है, उसी को कहा जाता है भ्रंश घाटी बन गई है। ठीक है, तो भ्रंश की क्रिया या वलन की क्रिया, जैसे जो चट्टान आपस में टूटती हैं तो कंपन होता है और उस कंपन के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो वलन, अब ये वलन क्या होता है? वलन भी देख लीजिएगा। भ्रंश तो हमने देखा तनावमूलक बल प्रमुख रूप से संपीड़न बल के कारण भी होता है, लेकिन वलन की प्रक्रिया केवल और केवल संपीड़न बल के कारण होती है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के सम्मुख विपरीत दिशा में, एक दूसरे के सम्मुख, इसकी दिशा यह है और इसकी दिशा यह है, तो दोनों के सम्मुख जब एक दूसरे के सम्मुख आती हैं तो इनके मध्य संपीड़न बल के कारण वलन उत्पन्न, या तो ऐसे मुड़ जाएगी ऊपर या फिर नीचे की ओर धंस जाएगी। तो इस प्रकार की संरचना आप देखेंगे यहां पर कि जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के सम्मुख आती हैं तो इन दोनों के मध्य संपीड़न बल के कारण यहां पे वलन जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। तो वलन जैसी संरचनाएं बनना संपीड़न का कारण होता है। तो वलन किसके कारण? संपीड़न के कारण। जबकि आपका भ्रंश मुख्य तौर पर तो तनावमूलक बल, लेकिन यहां कहीं कहीं आपका यह बल भी काम करता है, संपीड़न बल भी। इसका मतलब हम भ्रंश के लिए संपीड़न बल भी बोल सकते हैं, तनावमूलक बल भी बोल सकते हैं, लेकिन वलन की क्रिया के लिए केवल जिम्मेदार कौन है? आपका संपीड़न बल। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे लिखा वलन और भ्रंश का संबंध संपीड़न और तनावमूलक बल से है, जिससे चट्टान में हलचल होती है, भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। महाद्वीपीय सीमा, महाद्वीपीय सीमांत, और देखिएगा महाद्वीपीय महासागरी और महासागरी सीमा के मध्य उत्पन्न होने वाले भूकंप की उत्पत्ति का कारण क्या हो जाएगा? आपका संपीड़न या विरलन या तनावमूलक बल। इसको विरलन की जगह आप क्या लिख सकते हैं? तनावमूलक बल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा भूसंतुलन। विद्वानों का विचार है कि पृथ्वी पर ऊपरी सियाल हल्का है, जैसे कि ये जब आप देखते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर के द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था, 1912 में इसका प्रस्तावित किया गया है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा कि रॉबर्ट वेगनर के द्वारा, बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो वेगनर महोदय के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तब उन्होंने कहा है कि महासागर का जो क्रस्ट है, महासागर का क्रस्ट बना हुआ आपका किससे? जो हल्का है, जो आपका भारी है, वो है आपका किससे बना हुआ है? निचला भारी सीमा से बना है। ठीक है, सीमा आपका कौन सा है? सियाल सीमा। तो महासागरी जो क्रस्ट है वो सीमा से बना हुआ है, भारी है, जबकि महाद्वीपीय क्रस्ट जो बना हुआ आपका सियाल से बना हुआ है। ये सियाल का मतलब क्या होता है? सियाल का मतलब दोस्तों इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, सियाल मतलब आपका सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो सियाल ये बन गया, जबकि सीमा हो जाए आपका सियाल और मैग्नीशियम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम और सियाल मतलब आपका सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ये आपका थोड़ा हल्का होता है और ये आपका भारी होता है। अब बताइएगा आप, हल्का भारी पर तैरेगा या भारी हल्का पर? तो ये हल्का जो सियाल है आपका, ये भारी सीमाल पर तैरता है, जिसके कारण हल्की चट्टान में ऊंचा नीचा होकर संतुलन की व्यवस्था बन जाती है। परंतु जब अपरदन द्वारा उच्च प्रदेशों में निक्षेपण होता है तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, और जब चट्टानों में यह संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करती हैं तो उसमें कंपन उत्पन्न होते हैं, जिससे आपकी भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। तो यह भी भूसंतुलन के कारण भूकंप की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। आगे देखिएगा प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, इसमें चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन प्री में पूछा गया था दोस्तों, यहां पर देखिएगा लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है और मैं कई दफा उसकी चर्चा भी करता हूं क्लास के दौरान। और वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो आपका रिंग ऑफ फायर उसे कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर को ही कहा जाता है परिप्रशांत पेटी, परिप्रशांत पेटी। यह सबसे ज्वालामुखी से प्रभावित सबसे ज्यादा क्षेत्र है और ये आपका प्रारंभिक परीक्षा 2021 में प्रश्न पूछा गया था। सभी गोलमोल होए जा रहे थे कि आखिर इसका आंसर क्या किया जाए। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर या परिप्रशांत पेटी इसको कहा जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बोलती है? तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कई विशाल प्लेटें, 7 विशाल प्लेटें, जिसमें सबसे बड़ी प्लेटें आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट होती हैं, और यह प्रशांत महासागरीय प्लेट केवल महासागर से निर्मित है, जबकि अन्य प्लेटें महाद्वीपीय और महासागरीय का मिश्रण है। तो 6 प्लेटें हो जाएगी महासागरीय और महाद्वीपीय का मिश्रण, जबकि केवल प्रशांत महासागरीय प्लेट है जो कि आपकी महासागरीय ही प्लेट है बस। ठीक है, देखिएगा विश्व के अधिकांश भूकंप ज्वालामुखी प्लेट के किनारे पर स्थित है। इसी को मैं कह रहा हूं एक शब्द में दोस्तों, इतना बड़ा ना बोलकर आप कहेंगे कि विश्व में अधिकांश भूकंप प्लेट सीमांत पर आते हैं। प्लेट सीमांत कैसे? आपको शब्दों को कम रखना है, अधिक बातों को कहने से बचना है, शब्द संख्या आपके पास कम होगी, अपनी बातें सारी रख पाएंगे, यह बेहतर उत्तर का लेखन होगा। तो ध्यान रखिएगा,
विश्व के अधिकांश भूकंप कहां पर आते हैं? प्लेट सीमांत पर आते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की सहायता से हमें यह इस बात का पता चलता है कि भूकंप तथा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तट क्षेत्र में क्यों अधिक उत्पत्ति होती है। ठीक है, सबसे अधिक कहां पर आते हैं? प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में। इसी तटीय क्षेत्र को क्या कहा जा रहा है? परिप्रशांत पेटी, या इसी को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। सबसे अधिक ज्वालामुखी तथा भूकंप प्रशांत महासागर के तटों के साथ साथ ही सक्रिय होते हैं, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर। यही क्वेश्चन था आपका। प्रशांत का प्रतिष्ठन ये प्रविष्टन है। ठीक है, क्या है ये? प्रशांत का प्रविष्टन। अब ये प्रविष्टन किनारा क्या होता है ये समझ लीजिए। ठीक है, ये नया शब्द आया है। अब देखिएगा, जैसे कि आपका ये एक प्लेट है, दूसरा ये प्लेट है, दोनों के मध्य अगर संपीड़न बल लगता है तो ये प्लेट इसके नीचे चली जाती है, और जैसे प्लेट नीचे जाती है तो इसका क्षेपण होना शुरू हो जाता है। क्षेपण का मतलब टूटना। तो जिस जगह पर जाकर ये टूटती है उसी क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों प्रविष्टन क्षेत्र। क्या कहा जाएगा? प्रविष्टन क्षेत्र। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है बेनी ऑफ जोन। बेनी ऑफ जोन। क्लियर हुआ? तो प्रविष्टन क्षेत्र या बेनी ऑफ जोन आपसे 3 मार्कर पूछा जा सकता है कि बेनी ऑफ जोन क्या है, तो क्या कहेंगे? जब दो प्लेटों के मध्य संपीड़न बल लगता है तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्षेपित होती है। क्षेपित के बाद उसमें जब टूटन की प्रक्रिया शुरू होती है, क्षेपण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो उस क्षेपण वाले स्थान को बेनी ऑफ जोन या प्रविष्टन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह आप बतला सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहां पर मैग्मा की उद्गार होता है। अब ये क्या होता है? आपका तापमान बढ़ जाएगा तो यही मैग्मा बाहर आ जाएगा, ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। ठीक है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान हम कहेंगे कि पहले भूकंप आएगा फिर ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो मैग्मा ऊपर धकेलता है, मैग्मा के दबाव से प्रभावाधीन भूतल पर आ जाता है और ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेता है। विश्व के अन्य भागों में इस प्रकार की प्रक्रिया जारी रहती है, ज्वालामुखी फटते रहते हैं और भूकंप की उत्पत्ति उससे पूर्व होती रहती है। तो यह भी एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा, ज्वालामुखी उद्गार की भांति भूकंप भी मुख्यतः देखिएगा, इसमें कुछ बातें हम पढ़ेंगे कि प्लेटों के किनारों पर, वही बात आ गई प्लेट सीमांत पर क्यों अधिक ज्वालामुखी आते हैं, तो हम कहेंगे क्योंकि वहां पर चट्टानों के मध्य आपस में संपीड़न बल लगता है। संपीड़न बल के कारण चट्टानें पिघल जाती हैं। तापमान में वृद्धि के कारण जब ये मैग्मा में परिवर्तित होकर लावा के रूप में ऊपर आती है तो प्लेट सीमांत पर ही कौन सी घटना घटती है? आपकी ज्वालामुखी की। इसलिए अधिकांश भूकंप भी कहाँ आएंगे? आपके प्लेट सीमांत पर। वास्तव में भूकंप पेटियां प्लेटों के किनारे का निर्धारण करने के लिए प्रयोग की जाती है। कम गहरे केंद्र वाले भूकंप लगभग सभी प्लेटों के किनारे पर पाए जाते हैं, परंतु मध्य सागरीय कटकों पर इसका विशेष केंद्र मिलता है। मध्य गहराई वाले भूकंप का केंद्र लगभग 200 किलोमीटर। ये क्या है कि हम आगे भी पढ़ेंगे इस चीजों को। ये आपका क्या है? भूकंप के प्रकार यहां पे बतला दिए गए हैं। भूकंप के प्रकार मतलब, क्योंकि अगर कहा जाए आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि ये बताइए मुझे कि यहां पर एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं थोड़ा सा। यहां पर देखिएगा, मैंने कहा कि आपका धरातल है, देखिएगा ये आपका धरातल हो गया। ठीक है, मैंने कहा कि एक यहां से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, इसका मतलब फोकस कभी यहां है और एक बार यहां है। ये आपका ए बिंदु, ये आपका बी बिंदु, ये सी बिंदु। मैंने कहा कि एक भूकंप की उत्पत्ति ए बिंदु से हुई है, तो यहां पे झटके महसूस होंगे, एपिसेंटर बनेगा एक एपिसेंटर। ये यहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई है, एक एपिसेंटर यहां बनेगा, और यहां से भूकंप की उत्पत्ति एक एपिसेंटर यहां बनेगा। मैंने यहां पर आपको खड़ा कर दिया, एक आपके दोस्तों को यहां खड़ा किया, एक यहां खड़ा किया और एक को यहां खड़ा किया। सबसे जल्दी कौन प्रभावित होगा, मतलब सबसे अधिक कौन प्रभावित होगा? तो आप कहेंगे कि ये जो सबसे पास में जो भूकंप की उत्पत्ति होगी ये तुरंत रूप से यहां पर आ जाएगी, इसकी तीव्रता अधिक होगी, तो सबसे ज्यादा नुकसान इसको होगा। उससे कम इसको, उससे कम इसको, तो इसको सबसे कम नुकसान होगा, जबकि सबसे अधिक नुकसान इस वाले व्यक्ति को होगा, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है बीच की, या डिस्टेंस कम है। तो हम कहेंगे कम गहराई से उत्पन्न जो भूकंप होते हैं उसे कहा जाता है छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप। उद्गम केंद्र के भूकंप। ठीक है, जबकि मध्यम गहराई से अगर जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उन्हें कहा जाता है मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप। जो अधिक गहराई से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे कहा जाता है कि गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप। तो ये 3 प्रकार के भूकंप के प्रकार है, हम आगे चर्चा करेंगे, और इसकी डिस्टेंस अलग अलग है। यदि 200 किलोमीटर, यहाँ पे क्या लिखा है, 200 किलोमीटर की गहराई को अगर देखा जाए कि 200 किलोमीटर की गहराई तक से अगर भूकंप उत्पन्न होता है तो उसे कहा जाता है
कम गहराई वाला भूकंप यहाँ पे मेंशन नहीं है, थोड़ा सा देखेंगे आगे लिखा होगा ये, अब देखिएगा। और यदि 700 किलोमीटर की गहराई तक आते हैं तो उसे गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप कहा जाता है, और 300 से 400 किलोमीटर की गहराई तक आते हैं तो उसे मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप कहा जाता है। ये वेरिएशन आपको आगे देखने को मिल जाएगा। बाकी इसमें वही चर्चा हम कर चुके हैं, बेनी ऑफ जोन किसे कहा जाता है, ये चर्चा बाकी सब कर चुके हैं। बेनी ऑफ जोन वह क्षेत्र होता है जहां पर भूकंपीय क्रिया स्थल मंडल के नीचे धंसने से होती है। मध्यम गहराई वाले भूकंप मैंने आपको समझा दिया, ज्यादा आपको रामायण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। संपीड़न बल लगेगा जहां पर चट्टानें क्षेपित होगी, क्षेपित वाले स्थान पर जहां पर टूटन की प्रक्रिया होती है, उसी टूटन वाली या क्षेपण की प्रक्रिया क्षेत्र को प्रविष्टन क्षेत्र या बेनी ऑफ जोन कहा जाता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, नहीं तो यह भाषा काफी क्लिष्ट लगेगी, और क्लिष्ट लगेगी तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा। बाकी आपका इसका मैंने अनाउंसमेंट कर चुका हूं। ठीक है, आप लोग ज्यादा अगर एक्टिव रहना है आप लोगों को तो ध्यान रखना, आपको 23 जून से ही प्रारंभ हो चुके एडमिशन, तो आप जितना जल्दी चाहें तो आप अपने सीट को कवर कर सकते हैं। ठीक है, भूकंप के प्रकार देखिएगा। भूकंप को 3 आधारों पर वर्गीकृत करेंगे हम, और 3 आधार कौन से हो जाएंगे आपके, देखिएगा 3 प्रकार में वर्गीकृत करेंगे भूकंप को। सबसे पहला आपका प्रकार हो जाएगा, किस आधार पर इसे वर्गीकृत करेंगे, एक हो जाएगा आपका कारण के आधार पर, स्थिति के आधार पर, और एक हो जाएगा आपका अवकेंद्र की गहराई के आधार पर। तो ये 3 आधार पर हम वर्गीकृत करेंगे भूकंप को, और यह प्रश्न बनेगा दोस्तों आपका 11 नंबर में। कितने नंबर में प्रश्न बन सकता है, 11 मार्कर यह क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भूकंप को परिभाषित करते हुए भूकंप के प्रकारों के आधारों की चर्चा कीजिए, भूकंप के प्रकार के आधारों की चर्चा कीजिए, तो आपको 3 आधार बतलाने हैं, कारण के आधार पर, स्थिति के आधार पर, और अवकेंद्र की गहराई, मतलब ये गहराई के आधार पर है। इसमें 3 प्रकार आप देखेंगे, छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप, छिछले, मध्यम, और एक हो जाएगा आपका गहरे। तो छिछले, मध्यम, गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप आपका तीसरा बिंदु में देखेंगे। स्थिति के आधार पर देखेंगे, कारण के आधार पर आप दिखाई दे रहा है कि मैंने आपको पहले चर्चा की थी कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो एक तो या तो प्राकृतिक भूकंप हो सकता है या मानवजन्य भूकंप हो सकता है। अब यहां पर हम देख पाएंगे कि कैसे प्राकृतिक भूकंप या मानवजन्य होंगे, लेकिन दोनों में हम देख लेते हैं कौन सा स्थिति के आधार पर कौन सा रख सकते हैं, आगे देख लेंगे। अब देखिएगा, प्राकृतिक भूकंप जैसे कि हमने कहा है कि आपका कारण के आधार पर किस कारण से उत्पन्न हो, हमने 2 कारण देखे थे, मैंने आपको बताया था इसके पहले वाली स्लाइड में कि भूकंप की उत्पत्ति के कारण दो हो सकते हैं, एक प्राकृतिक कारक और एक मानव जनित कारक। अब यहां पर हम मानव जनित कारक देखेंगे, प्राकृतिक कारक की हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 2 आधार हैं, प्राकृतिक भूकंप और एक होता है मानव जनित भूकंप। ये कारण के आधार पर हमने 2 प्रकार में वर्गीकृत किया है। देखिएगा, अब नेचुरल अर्थक्वेक क्या होता है, जब भूकंप किसी प्राकृतिक कारणों से उद्भव होते हैं या आते हैं तो इस प्रकार के भूकंप को प्राकृतिक भूकंप के वर्ग में रखा जाता है। अब यहां पर ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पहले हम सारी चीजें देख चुके हैं, जैसे कि विवर्तनिकी भूकंप। विवर्तनिकी मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में आपको बतलाया है, तो वही बातें हैं आपका। तो टेक्टोनिक थ्योरी के कारण हो सकता है, अभी सारा संचलन मैंने इस पर चर्चा की है। तो यह भी क्या हो सकता है आपका प्राकृतिक भूकंप के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप का प्रकार। ज्वालामुखी भूकंप, मैंने कहा कि हर ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र में भूकंप की उत्पत्ति होती है, लेकिन हर भूकंप वाले उत्पत्ति वाले क्षेत्र में ज्वालामुखी आए यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि ज्वालामुखी के दौरान लावा जब मैग्मा के रूप में ऊपर आता है तो कंपन करता हुआ आता है। कंपन मतलब चट्टानों को तोड़ता हुआ आता है, तो चट्टान में कंपन उत्पन्न होंगे और कंपन के कारण भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, एक मैंने समस्थिति की संतुलन बताया आपको, तो यह भी चर्चा हम कर चुके हैं। फिर मानव जन्य कारक आप देख सकते हैं, मानव जनित कारकों में से उत्पन्न होने वाले कारक के कारण जो भूकंप की उत्पत्ति होती है मानव जनित या मानव जन्य भूकंप के अंतर्गत रखा जाता है, जो 3 कारणों से मुख्य तौर पर देखा जाता है। अब विस्फोट भूकंप, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है, 6-9 अगस्त को आपको पता होगा, 6-9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका के द्वारा बम विस्फोट किया गया था। तो उस बम विस्फोट के कारण भी पृथ्वी की चट्टानें हिल जाती हैं और उसके कारण जो कंपन उत्पन्न होते हैं उससे भूकंप की उत्पत्ति होना स्वाभाविक माना जाता है। तो आप क्या करते हैं, भूकंपीय विस्फोट अगर करेंगे या फिर आप परमाणु विस्फोट या रासायनिक विस्फोट अगर कहेंगे तो उसके कारण भी विस्फोटक भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है। तो आप देख सकते हैं भूकंप को विस्फोटक भूकंप कब कहेंगे, जब रासायनिक और परमाणु विस्फोट किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को विस्फोट की तीव्रता पर निर्भर करती है, विस्फोट जितना अधिक होगा तीव्रता उतनी अधिक होगी। फिर आगे देखेंगे, बांध बना रहे हैं आप,
बांध जन्य भूकंप या जलाशय जन्य भूकंप, जलाशय में क्या करेंगे आप, तो बड़े बड़े जलाशय का निर्माण करते हैं तो आप उसकी खुदाई करनी पड़ती है, क्योंकि वाटर स्टोरेज होगा। खुदाई करेंगे तो उसका दाब में कमी आ जाएगी। दाब में कमी के कारण जब मैग्मा बाहर आने की कोशिश करेगा तो कंपन करता हुआ आएगा और कंपन के कारण भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। तो हम कहेंगे बड़े बड़े बांध को निर्माण करने के लिए भी आपको भूकंप का सामना करना पड़ सकता है। तो भूकंप जन्य कारक हो जाएगा आपका, बांध जन्य कारक भी भूकंप की उत्पत्ति का कारण बन जाएगा। ठीक है, फिर नियात भूकंप जिससे कहा जाता है कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स अर्थक्वेक क्या होता है, भूमि से अत्यधिक मात्रा में खनन के कारण, ठीक है, नियात कहा जाता है इसको, ठीक है, जहां पे खनन क्रिया होती है, खनन क्रिया के द्वारा भी खुदाई होती है। पता चला वहां पे खुदाई हो रही, नीचे मैग्मा बैठा हुआ है और मैग्मा को थोड़ा सा मार्ग चाहिए और ऐसे ऊपर आ जाएगा, लेकिन चट्टानों में कंपन करता हुआ आएगा, तो वैसे भी भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है। उसी कहा जाता है कोलैप्स अर्थक्वेक। भूमि के अत्यधिक मात्रा में खनन के कारण भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिसके कारण असमान देखिए आसपास के इलाकों में भूकंप आते हैं। इस प्रकार के भूकंपों को नियात भूकंप के नाम से जाना जाता है। बाकी हम प्राकृतिक भूकंप की चर्चा पहले कर चुके हैं। ठीक है, स्थिति के आधार पर देखेंगे, एक स्थलीय भूकंप होता है, एक जलीय भूकंप होता है। स्थलीय मतलब महाद्वीपीय सतह पर आने वाले भूकंप को स्थलीय भूकंप, जबकि महासागरीय सतह पर आने वाले भूकंप को जलीय भूकंप। और ध्यान रखना दोस्तों, महासागरीय अभिसारी अपसारी, ठीक है, तो ध्यान रखना, महासागरी अपसारी संचलन के कारण दाब में कमी होने के वजह से मैग्मा नीचे से ऊपर आ जाता है और ऐसे महासागरीय क्षेत्रों में आने वाले भूकंप को जलीय भूकंप के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इस प्रकार के भूकंप महासागरीय क्षेत्र में आते हैं, इन्हीं भूकंपों के कारण ही सुनामी आती है। तो मैंने कहा है दोस्तों, जब हम सुनामी पढ़ेंगे तब आपको एक लाइन बोली जाएगी वहां पर कि सुनामी की उत्पत्ति महासागरीय क्षेत्रों में आने वाले भूकंप के कारण होती है, जबकि ज्वार भाटा की उत्पत्ति चंद्रमा तथा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण तथा पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब ज्वार भाटा आता है और सुनामी आती है, आते दोनों एक प्रकार से हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति कारण अलग अलग होने के कारण दोनों में स्पष्ट वर्गीकरण है। सुनामी की उत्पत्ति भूकंप जनित है, जबकि ज्वार भाटा की उत्पत्ति गुरुत्वाकर्षण जनित है। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्थलीय प्रभाव में क्या कहेंगे, हो सकता है यहां पे अभिसारी संचलन हो। अभिसारी संचलन या तो महाद्वीपीय सतह के मध्य हो, जैसे कि आपका हिमालय, और यदि आपका महासागरीय और महाद्वीपीय, जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में जो उत्तर में आपका रॉकी पर्वत, दक्षिण अमेरिका में आपका एंडीज पर्वत है, वहां पर भी संपीड़न बल लग रहा है। संपीड़न बल में एक और तो आपका महासागरीय प्लेट है, जिसे आप प्रशांत महासागरीय प्लेट कहेंगे, और दूसरी ओर आपका अमेरिकन प्लेट है, और इनके मध्य जब संपीड़न बल लगता है तो वहां पर भी कंपन हो सकते हैं। तो वहां पर स्थलीय भागों में आने वाले या महाद्वीपीय सतह पर आने वाले भूकंप को कहेंगे हम स्थलीय भूकंप। तो स्थलीय भूकंप और जलीय भूकंप ये स्थिति के आधार पर भी वर्गीकरण हो जाता है। फिर अवकेंद्र की गहराई के आधार पर मैंने कहा यह सामान्य ही छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप है। ठीक है, गहराई कितनी होती है, ये 50 नहीं, यहाँ पे दोस्तों 200 किलोमीटर से कम मान के चलेगा। ठीक है, 200 से कम। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि यदि गहराई आपकी ये यहाँ पे पूरा है ना 150 कर दीजिएगा तो, या 200, ठीक है, अगर 150 किलोमीटर की गहराई से 250 किलोमीटर की गहराई तक अगर भूकंप आते हैं तो इस गहराई पर जो भूकंप आपका फोकस होगा, फोकस कितना आपका 150 से 200 किलोमीटर, तो ऐसी स्थिति में उसको कहेंगे मध्यम उद्गम केंद्र का भूकंप। और यदि 250 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के मध्य उसका फोकस होगा तो उसे कहेंगे हम गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप। लिखा है आपका अवकेंद्र। अवकेंद्र का मतलब क्या होता है, फोकस। ठीक है, इसी को तो आप कहेंगे कि ये क्या है आपका अधिकेंद्र या अभिकेंद्र। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र। ठीक है, अवकेंद्र, अभिकेंद्र या हाइपोसेंटर या फोकस। तो फोकस की गहराई के आधार पर तीन प्रकार का वर्गीकरण है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। अब भूकंप का वितरण आप देख सकते हैं, भूकंप कहां कहां पर आते हैं। अब परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र, इसमें आपको मैं एक मैप भी बतला दूंगा कल वाली क्लास में, अगले वाली क्लास में, कि कैसे वितरण पाया जाता है। अगर यहाँ पे मैं बतलाना चाहूँ तो ये परिप्रशांत महासागरीय प्लेट जो आपका महासागर है, इधर आपका रशिया आ जाता है। ठीक है, ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पर आपका रशिया आ जाता है। ठीक है, इधर वाला क्षेत्र आपका नॉर्थ अमेरिका आ जाता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के बाद यहाँ पे साउथ अमेरिका, ये पूरा जो बेल्ट हो जाता है आपका, ये परिप्रशांत क्षेत्र हो जाता है। इसी को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, परिप्रशांत क्षेत्र। और यहाँ पर यहाँ पे भी कैसा अभिसारी संचलन, यहाँ पर भी अभिसारी संचलन, इसके कारण यहाँ पे भी भूकंप की उत्पत्ति होती है और यहाँ पर भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो इसी क्षेत्र को कहा जाता है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। तो अब देखिएगा यहाँ पर
यह विश्व की सबसे प्रमुख भूकंपीय पेटी है क्योंकि विश्व के लगभग 2/3 या फिर 63% भूकंप इसी पेटी के अंतर्गत आते हैं। यह पेटी अभिसारी प्लेट किनारों पर स्थित है और चूंकि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी पेटी होती है इसलिए इस पेटी के क्षेत्र में उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं। इस पेटी के क्षेत्र में विवर्तनिकी, ज्वालामुखी, समस्थितिकी प्रकार के भूकंप आते हैं। अब कौन से प्रकार हमने पहले देख चुके हैं। इस पेटी के क्षेत्र में आपका दक्षिण अमेरिका, मैंने अभी बतलाया था आपको, उत्तरी अमेरिका आ जाता है, पश्चिमी भाग के भूकंप आ जाते हैं। इसके साथ ही आपका जापान, फिलीपींस वाला एरिया भी आ जाता है जो कि रशिया के पास में लगा हुआ क्षेत्र है। तो इसी परिप्रशांत महासागरीय प्लेट या रिंग ऑफ फायर वाली प्लेट के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्षेत्र आप देखेंगे मध्य महाद्वीपीय प्लेट। मध्य महाद्वीपीय प्लेट जब भी अटलांटिक महासागर है आपका, जैसे कि ये मैंने कहा कि आपका अटलांटिक महासागर है, देखिएगा जैसे कि मैंने कहा कि आपका ये अटलांटिक महासागर है। इस अटलांटिक महासागर के मध्य क्या हो रहा है, यहाँ पे अपसारी संचलन हो रहा है। अपसारी संचलन हो रहा है तो तनाव मूलक बल लग रहा है। तनाव मूलक बल के कारण यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और मैग्मा नीचे से ऊपर आ जाएगा, जिससे यहाँ पे कटक का निर्माण हो जाएगा और इस प्रकार यहाँ पर ज्वालामुखी से पूर्व भूकंप की उत्पत्ति हो जाएगी। तो वही क्षेत्र आपका मध्य महाद्वीपीय प्लेट, मध्य महाद्वीपीय प्लेट भी लिखा रहा, ये मैंने बता दिया आपको मध्य महासागरीय प्लेट। ठीक है, ये कौन सा आपका मध्य महासागरीय प्लेट। और मध्य महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीप में भी ऐसा हो सकता है। तो इस प्लेटी में महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसारी संचलन के कारण इस प्लेटी क्षेत्र, जैसे कि आपका हिमालय वाला क्षेत्र है, हिमालय में एग्जांपल रख सकते हैं आपका मध्य महाद्वीपीय प्लेट में, जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, ज्वालामुखी नहीं आता है, लेकिन कारण बतलाएंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, देखिएगा आप आ गया भारत, दक्षिणी यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, यहाँ पर आपके भूकंप कौन से आते हैं, इस पेटी को कहा जाता है आपका मध्य महाद्वीपीय पेटी। ठीक है, और मध्य महासागरीय मैंने नीचे डायग्राम बना दिया है, ये मध्य महासागरीय प्लेट आ गया, इसका चर्चा मैंने पहले कर चुका हूं। ठीक है, अन्य क्षेत्र कौन से हो सकते हैं, भूकंप के कई अन्य क्षेत्र आते हैं जैसे खनन, विस्फोटक, बांध वाले क्षेत्र, ज्वालामुखी, तप्त स्थल। ये तप्त स्थल क्या होता है आपका, हॉट स्पॉट होता है। ठीक है, कि तप्त स्थल, हॉट स्पॉट, ज्वालामुखी जहां पर प्लेट के संचलन के कारण जब एक ही आपका उद्गम केंद्र हो, प्लेट यहाँ पर उद्गमित हो गया, फिर प्लेट आगे गई, फिर यहाँ पे उद्गमित हो गया, फिर प्लेट आगे गई, यहाँ को उद्गमित हो, फिर प्लेट इधर आई, यहाँ पे उद्गमित हो गया, तो एक रेखा का निर्माण हो जाता है। तो जब एक ही तप्त स्थल होता है तो ज्वालामुखी रेखा का निर्माण होता है। जब एक से अधिक तप्त स्थल हो जाते हैं तो ज्वालामुखी गुच्छे का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण वाले क्षेत्र में कहां पर आपका भ्रंश निर्माण जहां पे होता है, वहां पर पूर्वी अफ्रीकन भ्रंश घाटी, यहां पर भूकंप से प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। तो ये वैश्विक वितरण देखा है, कभी आपका 11 मार्कर क्वेश्चन बन जाता है ये, तो इस प्रकार का आपको बतलाना है। ये आप बात बतलाने के बाद एक मैप ड्रॉ करना है, मैप ड्रॉ करके आपको इसे स्पष्ट कर सकते हैं, आपका काफी अच्छा मार्क्स में मिल सकता है। भारत के भूकंप के बारे में बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक भूकंप हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र अभिसारी प्लेट की सीमा पर, कौन सा अभिसारी, महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट संचलन, उत्तर में आपका यूरेशियन प्लेट, नीचे आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दोनों के मध्य संपीड़न बल के कारण जब कंपन उत्पन्न होते हैं तो आपका हिमालय वाले पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप की उत्पत्ति होती है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट 1 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही है। दोनों प्लेटों की मैंने चर्चा की है। जब तक दक्षिणी ध्यान रखना एक और चीज, आप दोनों कैसी प्लेट है आपकी, दोनों प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट भी आपकी कैसी है, महाद्वीपीय प्लेट, और जबकि यूरेशियन प्लेट भी महाद्वीपीय प्लेट। लेकिन इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट की गति अधिक है। क्या कहा मैंने, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट की गति अधिक है, इसलिए यह प्लेट किसके अंदर छेपित होती है, यूरेशियन प्लेट के अंदर छेपित होती है। छेपित मतलब उसके अंदर धंसती है। और किसका विघटन होता है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का विघटन होता है, और आपके वलन की प्रक्रिया के द्वारा हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो जाती है। और यहाँ पर कंपन के कारण भ्रंशन की क्रिया होती है, और भ्रंशन की क्रिया से भूकंप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब तक दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत को भूकंप से सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि वहां पे ऐसा प्लेट सीमांत है नहीं। और इसका कारण यह था कि भारत का एक पुराना और स्थिर भूभाग है, जो पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र के लातूर, ओस्मानाबाद क्षेत्र में भूकंप आने लगे हैं। और इस क्षेत्र में आने वाले भूकंप का प्रमुख कारण भ्रंश का निर्माण होना है। ऐसा ज्ञात होता है कि कृष्णा भीमा नदी वाले क्षेत्र में भ्रंश का निर्माण हो रहा है। इस भ्रंश के निर्माण के कारण ऊर्जा मुक्त होती है और वहां पर भूकंप आते हैं। अतः यह भारत के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से भूकंप से सुरक्षित नहीं माना जा सकता है, क्योंकि भूकंप प्लेट सीमांत के अंदर या अंतः प्लेट के अंदर भी आ सकते हैं। अंतः प्लेट का मतलब, जैसे कि यह प्लेट है आपकी, यह आपका एक प्लेट है,
ठीक है। अब प्लेट सीमांत पर तो आएंगे सही, क्योंकि दूसरी प्लेट से टक्कर हो रही होगी, लेकिन ध्यान रखना इसके यहां से भी भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है जब गहराई मैग्मा की कम हो। यहां पर मैग्मा रखा हुआ है, यह अगर ऊपर आने का प्रयास करें तो इस पर फोर्स लगाएगा, जिसके कारण इस प्लेट में टक्कर होगी। इस प्रकार के भूकंप को कहा जाएगा अंतः प्लेट भूकंप, ठीक है। अंतः प्लेट भूकंप हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बात भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो भारत में अपन देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र है भारत में भूकंप का। अब भूकंप के मापन के बारे में जानकारी लेते हैं। भारत में भूकंप का मापन मेदवेदेव स्पूनर कार्निक स्केल, ध्यान रखना ये काफी अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जब मर्केली स्केल और आपसे रिक्टर स्केल के बारे में पूछा जा सकता है तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मेदवेदेव स्पूनर कार्निक स्केल, ठीक है। अब ये क्या है, एक पैमाना है और ये इस पर 1964 में इसे लाया गया था, ठीक है, एक स्केल के रूप में है। और इस स्केल को क्या कहा जाता है, MSK 64 में आई है, इसलिए 64। M मतलब आपका मेदवेदेव, S मतलब आपका स्पूनर और K मतलब आपका कार्निक, और ठीक है। तो MSK 64 नामक एक स्केल है, यह पैमाना है जो भूकंप का मापन करता है। एक और बात करते हैं, तो एक हो गया 1964 में यह आ चुका है। फिर आएगा आपका मर्केली स्केल। मर्केली स्केल के बारे में आना आपको कहीं दफा बताया होगा क्लास के दौरान, लेकिन यहां पर आप सुन लीजिएगा। मर्केली स्केल क्या होता है, इसमें 1 से लेकर 12 तक हर्ज की तीव्रता का अंकन होता है। किस तीव्रता का मापन होगा, 1 से लेकर 12 हर्ज तक की तीव्रता के भूकंप का मापन होगा। लेकिन इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मतलब अगर तीव्रता बढ़ जाती है तो इसके मापन को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। इसलिए मर्केली स्केल को कहा जाता है ओपन एंडेड स्केल। क्या कहा जाता है, ओपन एंडेड स्केल, मर्केली स्केल को, क्योंकि इसका 1 से जो 12 तक का पैमाना है इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है इसके अंकीय मान को, ठीक है। लेकिन आपका जो रिएक्टर स्केल होता है वो रिएक्टर स्केल को क्लोज एंडेड स्केल कहा जाता है, क्योंकि उसका 1 से लेकर 10 अंक होते हैं। हर्ज की तीव्रता का भूकंप का मापन करता है, कहां से, 1 से लेकर 10 तक की तीव्रता का मापन करता है, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। एक और बात, जो मर्केली स्केल है यह भूकंपी प्रभाव के आधार पर भूकंप की तीव्रता का मापन करता है, मतलब कितना प्रभाव पड़ा किस भूकंप के कारण उसके आधार पर अगर मापन करता है तो मर्केली स्केल करता है। लेकिन उस भूकंप आने समय किस तीव्रता का भूकंप आया है वो बताता आपका रिएक्टर स्केल, बताता दोनों क्या है आपका भूकंप तरंग की तीव्रता का मापन करते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा ये रोमन लिपि में लिखे जाते, सभी चर्चा कर लिए हम, अर्थात इसमें 1 से 12 तक के अंक लिखे होते हैं किसमें, मर्केली स्केल में, ठीक है। भारत में भूकंप का वितरण इस स्केल के आधार पर दर्शाया जाता है। आगे देखिएगा, अब ये भारत में भूकंप क्षेत्र का वितरण देख सकते हैं आप। भारत में 4 जोन हैं जहां पर भूकंप से प्रभावित क्षेत्र होते हैं। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र होता है आपका हिमालय वाला क्षेत्र, ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला भाग देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर वाला भाग देख सकते हैं, उत्तराखंड वाला देख सकते हैं, नंदा देवी, आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पे उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं, तो इन्हें जोन 5 में शामिल किया गया है, ठीक है। जोन 5 में कौन सा क्षेत्र आ जाएगा आपका, अत्यधिक क्षति जोखिम वाला क्षेत्र हो जाता है जोन 5। हम अलग अलग जोन की चर्चा करेंगे। यहाँ पे पूरा नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा आपका, नॉर्थ ईस्ट के बाद उत्तराखंड वाला हिस्सा, आपका यहाँ पे बिहार का उत्तरी हिस्सा, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा और ये आपका लद्दाख वाला हिस्सा। तो इतने क्षेत्रों में साथ में आप में देखेंगे यहाँ पर जो कच्छ वाला रण है, तो कच्छ वाले रण में भी आपको कौन सा जोन 5 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जबकि जोन 4 में अगर देखें तो अधिक क्षति, ये तो अत्यधिक क्षति और अधिक क्षति कहां पर होगी, जोन 5। और जोन 5 आपका कौन सा, यहाँ पे देखिएगा किस कलर से, आपका थोड़ा सा ऑरेंज कलर में, तो आपका पूरा लद्दाख आ जाएगा, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, आपका हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, दिल्ली वाला एरिया आ जाएगा, उत्तर यूपी आ जाएगा, उत्तर बिहार आ जाएगा, सिक्किम वाला एरिया आ जाएगा। इसे कहेंगे हम कि अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र जहां पर भूकंप आते हैं उसे जोन 5 के अंतर्गत रखा है। जबकि जोन 3 में क्या है आपका, मध्यम क्षति वाले क्षेत्र, जिसे येलो कलर में दिखाया गया। इसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश वाला भी दक्षिण वाला एरिया है, गुजरात वाला एरिया, महाराष्ट्र आ जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, बिहार का कुछ क्षेत्र आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका ये तमिलनाडु, ऊपर आपका आंध्र प्रदेश, कुछ भाग तेलंगाना का, यहाँ पर आपका कर्नाटक का, केरल वाला भाग आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका जोन 3 के अंतर्गत। जबकि जोन 2 में अगर बात करें तो निम्न क्षति वाले क्षेत्र माने जाते हैं। इसे आपका ब्लू कलर में दिखाया गया है, लाइट ब्लू में, तो लाइट ब्लू में आपका एमपी वाला सर्वाधिक क्षेत्र, राजस्थान वाला, फिर आप यहां देखेंगे आपका ओडिशा आ जाएगा, तेलंगाना का कुछ क्षेत्र, आपका तमिलनाडु का, इधर कर्नाटक का, ऊपर महाराष्ट्र का। तो ये क्षेत्र आपके यहाँ पे आपका तमिलनाडु भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके कौन से आते हैं, निम्न क्षति जोखिम वाले क्षेत्र। अब एक एक करके यहाँ पे देखेंगे, हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे कि जोन 5 क्या है। तो देखिएगा, MSK मैंने बोला था मेदवेदेव,
ठीक है। स्पूनर आपका ये होता है, ये इसके द्वारा मापन किया जाता है। उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं इस क्षेत्र में, अभिसारी प्लेट किनारों पर स्थित है। ये कौन सा है आपका? हिमालय वाला क्षेत्र। सीधा कहिएगा आप, यहां पर जो है आपका दो प्लेटों की टक्कर होती है, एक आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये होगा आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बाद एक हो जाएगा आपका यूरेशियन प्लेट, ठीक है। इन दोनों के मध्य टक्कर होती है तो उस क्षेत्र में आपको अत्यधिक क्षति वाले क्षेत्र दिखेंगे। मैंने राज्य के नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया, वहाँ पे मैप में भी आपको बतला दिया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। जोन 4 में आप देखेंगे तो जोन 4 में कैसी तीव्रता रहेगी? MSK 8, ठीक है, तीव्रता के भूकंप आते हैं यहाँ पर। जोन 5 के समीप स्थित हैं। सिक्किम आ जाता है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि मैप मैंने आपको पहले दिखला दिया है, तो वहां पर आप देख सकते हैं उस चीजों को। फिर आगे आप देखेंगे अगला क्षेत्र जोखिम जोन नंबर 3, तो जोन नंबर 3 में मध्यम क्षति वाले आते हैं। इसमें आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ गोवा भी इसमें सम्मिलित होता है। और यहाँ पे MSK 7 तीव्रता के भूकंप इसके अंतर्गत आते हैं। ऊपरी मैदान के प्रदेशीय और प्रायद्वीपीय भाग इसके अंतर्गत माना जाता है। सबसे निम्न क्षति जोखिम वाला क्षेत्र होता है जोन 2 के अंतर्गत, तो जोन 2 में MSK आपका 4 या इससे कम तीव्रता के भूकंप आते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने जोन 1 को जोन 2 में मिला दिया गया है, पहले जोन 1 नहीं अपना, जोन 2 में मिला दिया गया इसको, जोन 1 को। यह जोन उत्तरी पश्चिमी भारत, प्रायद्वीपीय भारत में विस्तृत है। यह भूकंप से सबसे कम प्रभावित क्षेत्र होता है। मध्य प्रदेश में हमारा इसमें माना जाता है, राजस्थान आपका आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, बाकी अन्य क्षेत्र तो और में भी शामिल है, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश और राजस्थान आप देखेंगे मुख्य तौर पर यह कम जोखिम प्रभावित वाले क्षेत्र में या निम्न क्षति जोखिम वाले क्षेत्र के अंतर्गत शामिल माना जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों अब भूकंपी तरंगों के प्रकार। अब भूकंपी तरंगों के 3 प्रकार है दोस्तों, यहीं पे मैं आपको बतला दूंगा कि भूकंपी तरंगों का अगर आप देखें कि भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और आपकी होती है लॉन्ग तरंग, ठीक है, सबसे दीर्घ तरंग एल वेव जिसे कहा जाता है। अब इसकी विशेषता तो आप यहाँ पे स्लाइड में मैं दिखाऊंगा ही सही कि 3 प्रकार की होती हैं, और जिसमें भूकंपी तरंगों का मापन होता है, जिस सतह पर भूकंपी तरंगों का मापन हो जाता है वह भूकंप छाया क्षेत्र नहीं कहलाता है, और जहां पर भूकंपी तीव्रता का मापन नहीं होता है उस धरातल को भूकंप का छाया क्षेत्र माना जाता है। भूकंपी तरंगों का छाया क्षेत्र जहां पर भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपी तरंगों का अनुलेखन नहीं होता है उसे भूकंप का छाया क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे 3 प्रकार के भूकंप की तरंगें होती हैं। जैसे कि आप बात करें प्राइमरी या आपका बोलेंगे कि प्रिलिमिनरी, ठीक है, वेव्स या प्राथमिक या पी तरंग, इसे पी या आप पुश वेव भी कह सकते हैं, सबसे पहले उत्पत्ति होती है। और ध्यान रखना जो पी वेव होती हैं ये ध्वनि के समान संचरित होती हैं। इसमें संपीड़न और विरलन के भांति यह आगे बढ़ती हैं, तो हम कहेंगे कि पी प्रकार की जो तरंग है यह ध्वनि तरंग के समान अनुधैर्यित तरंग है। अनुधैर्य ध्वनि यहां पे निकल रहा है आपका, धैर्य मतलब ध्वनि, ध से निकालने का आपको ध्वनि, कभी आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि अनुधैर्य है या अनुप्रस्थ है। तो अनुधैर्य ध्वनि कौन सी? आपकी प्राथमिक तरंग है, ध्वनि के समान संचरित करती है, संपीड़न विरलन इसमें होता है। पी तरंग का संचरण वेग समय अधिक लगता, ध्यान रखना ये जो आपकी पी तरंग है, इस पी तरंग का जो वेग होता है सबसे अधिक होता है यदि ये पृथ्वी के धरातल पर उत्पन्न होती है, पृथ्वी के धरातल के अंदर, तो सबसे पहले धरातल पर आने वाली तरंग कौन सी होगी? आपकी पी तरंग, लेकिन इसकी इंटेंसिटी सबसे कम होती है। अगर आ जाती है तो इतना नुकसान इससे होता नहीं है, इंटेंसिटी इसकी कम होती है। यहां पे लिखा हुआ आपका सबसे तेज पहुंच जाती है, प्राथमिक तरंग के नाम से इसलिए जाना जाता है। भूकंप केंद्र से आरंभ होकर पृथ्वी के ठोस, तरल और सभी भागों में। एक और बात है आपका कि प्राइमरी तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में संचरित करती है, लेकिन सबसे ज्यादा गति इसकी ठोस में होती है, उससे कम इसकी द्रव में होती है और सबसे कम गति इसकी गैस में होती है। क्या क्या बिंदु बताएं? 4-5 बिंदु इसके मेनली। सभी माध्यम में गति करती है, सर्वाधिक गति होती है, तीव्रता सबसे कम होती है, सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है, इसलिए इसको प्राथमिक तरंग कहा जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और चीज है अनुधैर्य तरंग इसे कहा जाता है। सेम ऐसे ही अगर सेकेंडरी वेव की बात करें तो सेकेंडरी वेव में इसकी गति पी तरंग से कम होती है लेकिन तीव्रता उससे अधिक होती है। क्लियर है? अगला, यह प्रकाश तरंग के भांति एक संघ और गर्त का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती हैं, इसलिए यह अनुधैर्य न होकर अनुप्रस्थ प्रकार की एस तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश के समान यह संचरित होती है, गर्त और संघ का निर्माण करती है। दूसरा कि सेकेंडरी वेव प्राथमिक तरंग के बाद पहुंचती है, इसलिए इसे सेकेंडरी वेव कहा जाता है। दूसरा,
यह केवल ठोस माध्यम में संचरित होती है, द्रव और गैस माध्यम में इसका कोई संचरण नहीं होता है। तो ये प्रमुख बिंदु आप यहां पे देख पाएंगे कि तरल भाग में गुजर नहीं सकती है। यही कारण है कि आपका जो प्रीलिम्स में मेंस में पूछा गया था लास्ट टाइम एक क्वेश्चन कि आपका बाह्य कोर जो है द्रव अवस्था में है, यह कैसे हमें प्रमाणित होता है। तो भूकंपी तरंग जो आपका है, एस तरंग वहां पे संचरित नहीं होती है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म है, तो एस तरंग संचरित नहीं होती है और पी तरंग की गति कम हो जाती है। यही कारण है कि आपका बाह्य कोर ठोस अवस्था में हमें द्रव अवस्था में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही कारण था आपका, उसमें यही लिखना था, 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर में ही। ठीक है, तो ये बात आप देख सकते हैं। और पी तरंग से थोड़ी खतरनाक होती है आपकी एस तरंग, और सबसे खतरनाक होती है आपकी कौन सी, लॉन्ग वेव, और इसे लव नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसे लव वेव भी कहा जाता है, लव वेव। ठीक है, क्योंकि लव नामक वैज्ञानिक इसकी खोज की थी। एक और बात ध्यान रखिएगा, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा और गति सबसे कम होती है। ठीक है, सबसे गति कम किसकी होती है, लॉन्ग वेव की, लेकिन सबसे अधिक खतरनाक कौन सी होती है, या मतलब क्या कहें हम, इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है, इसलिए इसे बोलते हैं सबसे अधिक खतरनाक तरंग आपकी लॉन्ग वेव होती है। दूसरा, यह आपकी अनुप्रस्थ भी हो सकती है और अनुदैर्घ्य भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस माध्यम में संचरित हो रही है। सभी माध्यम में संचरित भी हो सकती है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कि एल तरंग का भ्रमण पथ जो होता है वो उत्तल प्रकार का होता है। उत्तल मतलब इस प्रकार का आपका। ठीक है, एल तरंग आड़े तेरे तिरछे में धक्का देती है एक दूसरे को। एल तरंग जल से में भी होकर गुजर सकती है। ये तरंगें बहुत अधिक गहराई पर लुप्त हो जाती है। एल तरंग में कंपन। और एक और बात ये ध्यान रखना है इनमें दोस्तों, यह केवल धरातल पर ही संचरित होती है, पृथ्वी की आंतरिक परतों पर नहीं। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्धारण करना होता है तो पी और एस प्रकार की तरंगों का ही वहां पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों, ये अंतर कभी आ जाए तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। कुछ नवीनतम जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस और एस तरंग के कुछ विशेष प्रकार के बारे में कुछ जानकारी मिलती है कि यूगोस्लाविया की कल्पा घाटी है, वहां पर कुछ अन्य प्रकार की तरंगें भी देखने को मिली हैं, वो आपका पीजी और एसजी। ठीक है, कभी आ जाए आपका पीजी और एसजी क्या है, तो आपको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ ये कहना है कि यह पी और एस प्रकार के समान होती है, लेकिन इनकी गति जो होती है पी और एस से क्या होती है, कम होती है। बस इतनी बात आपको बोलना है। और इसकी खोज सबसे पहले यूगोस्लाविया में कल्पा घाटी में इसकी 1919 में खोज हुई थी। पीजी और एसजी, इसकी गति क्या कहा, गति पी और एस से कम होती है, लेकिन किसके समान व्यवहार करती है, प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग के समान व्यवहार करती है। अध्ययनों के आधार पर यह जानकारी मिली है कि पीजी और एसजी तरंग केवल ग्रेनाइट चट्टान में संचरित होती है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि एसजी और पीजी तरंगों का संचरण किन चट्टानों में होता है, तो आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है आपका, आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आती है आपकी ग्रेनाइट चट्टान, जिसका आपका महाद्वीपीय क्रस्ट बना होता है, तो वो ग्रेनाइट चट्टान में ही संचरित होती है आपकी पीजी और एसजी। फिर आगे देखेंगे कि इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि औषधि चट्टान की पतली परत के नीचे स्थित भूपटल के ऊपरी परत पर ग्रेनाइट चट्टान है। मैंने कहा कि आपका कौन सा, औषधि चट्टान में तो नहीं, आग्नेय चट्टान है आपकी ग्रेनाइट चट्टान, तो आग्नेय चट्टान में संचरित होती है आपकी पीजी और एसजी। कोनार्ड ने 1923 में ऑस्ट्रिया में आए भूकंप के अध्ययन के आधार पर एक नए भूकंपी तरंग पी स्टार और एस स्टार, कहां गया, इसमें एस स्टार नहीं लिखा है, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, एक एस स्टार, 2 स्टार हो रहेंगे आपके। ठीक है, पीजी और एसजी देखा, अब पी स्टार और एस स्टार। इसमें क्या होता है कि जो पी होता है ये पीजी के बीच, ठीक है, पी और पीजी के बीच अगर देखें गति तो वो मिलेगी आपको पी स्टार की। और यदि एस और एसजी के बीच में देखें, मैंने कहा एस और एसजी के बीच की गति होगी किसकी, एस स्टार का, और पी और पीजी इन दोनों के बीच में जो गति होगी वो होगी आपकी पी स्टार की। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों की जो गति होगी वो इन दोनों से कम होगी। ठीक है, इन दोनों से कम, सबसे ऐसे कर सकते हैं आप कि सबसे अधिक गति इसकी, उससे कम इसकी, और सबसे कम इसकी। समय से ही सबसे अधिक गति, उससे कम, और सबसे कम गति किसकी हो जाएगी आपकी, पी स्टार की। इसका मतलब कभी आ जाए कि एस और एस जी और एस स्टार में सबसे अधिक गति एस की, उससे कम एस जी की, उससे अधिक उससे और कम हो जाएगी आपकी एस स्टार की। ठीक है, तो ये था आपका कुछ इसके बारे में। फिर आगे देखेंगे कुछ बातें अगर और बचा है इसमें। समभूकंपी रेखा क्या होता है, कभी आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि समान भूकंपी तीव्रता को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपी रेखा कहते हैं, जबकि होमोसिस्मिक रेखा की भी चर्चा कर चुके हैं, देख सकते हैं। अब दोस्तों भूकंप के प्रभाव हैं, भूकंप के प्रभाव आप देख सकते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, आप रीडिंग कर सकते हैं इसका कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सहायता मिलती है कैसी है। भूकंप के बारे में हम जान पाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में किस किस प्रकार तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में, प्लास्टिक अवस्था में, यह हमें भूकंप के आधार पर ही प्रमाण मिलता है। फिर अब देखेंगे भूकंप के कारण कुछ भूभाग ऊपर उड़ जाते हैं जिसके कारण नवीन भूमि का निर्माण होता है। ये सकारात्मक देख रहे हैं।
भूकंप के कारण जब तटवर्ती क्षेत्रों में कोई भूभाग धंसता है तो गहरे बंदरगाह का निर्माण होता है। नकारात्मक में देखेंगे जानमाल की हानि होती है, अवसंरचना का विनाश होता है, ठीक है, विनाश है ये। अन्य आपदाओं का बढ़ावा मिलता है, ज्वालामुखी आ सकता है, भूस्खलन आ सकता है, हिमस्खलन आ सकता है, बाढ़ आ सकती है। फिर आप देखेंगे कि भूकंप के कारण आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से नुकसान होता है। अब दोस्तों अगली स्लाइड में हम बात करेंगे कि अभी तक विगत अगर 5 वर्षों की बात करें, मैं सिर्फ पिछले 5 वर्षों में जा रहा हूं तो सिर्फ एक प्रश्न दिखाई दिया है भूकंप से। वो क्या था आपका? भूकंप उत्पन्न होने के विभिन्न कारणों का वर्णन करते हुए 2001 के कच्छ में वो भूकंप का विवरण दीजिए, ये प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। लेकिन दोस्तों अभी हमने जो क्लास के दौरान पढ़ा है तो आपको देखता है कि भूकंप क्या है, यह प्रश्न आगे भावी बन सकता है। भू संतुलन को स्पष्ट करें, मैं आपको भू संतुलन बतलाया है जो भूकंप की उत्पत्ति का कारण बनता है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपको अभ्यास के लिए मैं प्रश्न दे रहा हूं, अगले क्लास में आपको ये प्रश्न का मैं सॉल्यूशन दूंगा, आपको इसका अभ्यास करना है। बेनी ऑफ जोन क्या होता है, मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल में क्या अंतर है, होमोसिस्मिक रेखा क्या होती है, आइसोसिस्मिक रेखा क्या होती है। फिर आगे देखेंगे आप 5 मार्कर क्वेश्चन, भूकंपी तरंगों के प्रकार को समझाइए, भूकंप के प्रभाव की चर्चा कीजिए, गहराई के आधार पर भूकंप के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। और 11 मार्कर क्वेश्चन में आपको दिख सकता है कि विश्व स्तर पर भूकंप के क्षेत्र का वितरण स्पष्ट करें, जैसे कि मैंने कहा था परिप्रशांत प्लेटी, ठीक है, यही बातें आपको बतानी है। परिप्रशांत प्लेटी, मध्य महासागरीय प्लेट, मध्य महाद्वीपीय प्लेट, अन्य कुछ बातें जहां पर आपका वितरण देखने को मिलता है। फिर आप भारत में भूकंप का वितरण बताना है, 4 जोन में हमने भारत को बांटा है, 1 को भी आपने 2 में शामिल कर दिया है, तो उनकी चर्चा यहां पर करना है। तो ये 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके 11 मार्कर के बनने की संभावना लगती है, तो इनका आप अभ्यास करिएगा। आने वाले क्लास में हम इनके बारे में एक संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे और कल नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।